वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 23 पास्ट की कुछ बातें और हमला। अब तक आपने पढ़ा कि रणविजय और कशिश के बीच में कुछ रोमांटिक पल होते हैं, जिसके बाद रणविजय कशिश को छोड़ने के लिए घर के बाहर तक आता है। अब आगे मेंशन से बाहर निकलते वक्त रणविजय उसे क्लोजली फॉलो कर रहा था, तो दरवाजे के पास रुकते हुए कशिश ने रणविजय से कहा, मैं खुद गाड़ी चलाकर चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा, तभी मुझे राहत मिलेगी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं और निशांत तुम्हारी गाड़ी ड्राइव कर सकता है। क्या मैं नहीं कह सकती हूं? मैं तुम्हारी नो से इनकार कर दिया है। अपनी गाड़ी की चाबियां निशांत को दो, रणविजय ने कहा और कशिश का हाथ पकड़कर बगल में ही पार्क बेंटले की तरफ ले जाने लगा। उसकी टोन शांत थी, मगर क्लियरली मना करने का कोई चांस नहीं था। क्या डोमिनेटिंग आदमी है। भले ही उसके हाथ कशिश की कमर के आसपास लपेटे हुए थे, मगर वह कोई गलत हरकत नहीं कर रहे थे। कशिश उसके इस एटीट्यूड को समझ रही थी, मगर उसका हाथ जानबूझकर उसकी कमर से नहीं छू रहा था। इसकी वजह से भी उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। वह लोग गाड़ी तक पहुंचे तो रणविजय ने स्मूथली कशिश के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। हल्का सा प्रेशर उसकी कमर पर अप्लाई करते हुए उसने उसकी तरफ देखा और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। निशांत भी वहां तक पहुंच गया था और रिस्पेक्टिवली साइड में खड़ा था। कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने उसे गाड़ी की चाबियां दे दी। थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। नो प्रॉब्लम मैम, मेरा मतलब है मिस कशिश। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मिस कशिश ही उसकी बॉस की वाइफ है। ये बात निशांत के दिमाग में बैठ गई थी। कशिश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रणविजय की तरफ देखा जो उसका इंतजार कर रहा था, और फिर गाड़ी में जाकर बैठ गई। रणविजय ने दरवाजा बंद किया और फिर ड्राइवर सीट पर गया और खुद भी जाकर वह बैठ गया। निशांत कशिश की गाड़ी तक गया। उसने दूसरी गाड़ी का दरवाजा खोला और वह भी अंदर बैठ गया और तुरंत गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी। रणविजय धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव कर रहा था और निशांत की गाड़ी को फॉलो कर रहा था। भले ही पूरे ड्राइविंग के दौरान उन दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा था, मगर उसके इतने करीब बैठने की वजह से कशिश अभी भी थोड़ा एनर्जी फील कर रही थी, जो कुछ भी उनके रूम में हुआ उस बात को लेकर। उसके बगल में बैठे हुए आदमी की प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल थी। कशिश की नजरें अपने आप उसकी तरफ मुड़ गई। उसे रियलाइज हुआ कि वह काफी ज्यादा हैंडसम था और उसके बारे में हर एक चीज आंखों को खुशी देने वाली थी। वह चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे, जो एक ऑर्डिनरी जेस्चर था, मगर रणविजय के कैजुअल डोमोनार के साथ उसकी खूबसूरत और फॉक्स आंखें सामने रोड पर थी, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। रणविजय का फोन डिनर के दौरान नॉनस्टॉप बजे जा रहा था, मगर अपनी दादी माँ की खतरनाक नजरें महसूस करके उसने उसे साइलेंट पर करने का फैसला किया। गाड़ी में बैठने की कुछ ही देर बाद उसका फोन फिर से बजने लगा। रणविजय ने अपने फोन की तरफ देखा और ऊपर की तरफ रखते हुए कशिश की तरफ मुड़कर बोला, मेरे लिए ब्लूटूथ ऑन कर दो। उसने अपना फोन ब्लूटूथ हेडरेस्ट पर रखते हुए कहा, और वह एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरा ध्यान उसके फोन पर था। कशिश नीचे झुकी और उसकी पतली उंगलियां स्लाइटली उसके फोन स्क्रीन पर चलने लगी। उसके बाद गाड़ी में रणविजय की डिप और इंडिफरेंट आवाज सुनाई देने लगी, जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों से बात कर रहा था। कशिश को बस 2-3 लैंग्वेजेस ही याद रही या फिर समझ में आई, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन और रूसियन। वह हर एक लैंग्वेज के साथ एफर्टलेसली स्विच कर रहा था, जो कानों को एक अच्छा इफेक्ट दे रहा था। इस बीच उसने कई सारी कॉल्स कट भी किया और आखिर तक उसे एक और कॉल आ गया। कशिश इस बार अंदाजा लगा रही थी कि इस बार वह कौन सी लैंग्वेज में बोलेगा, मगर उसने उसे अपनी हल्की डिप आवाज में कहते हुए सुना, क्या बात है। इस बार वह अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर रहा था। रणविजय ने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया और कॉल की दूसरी तरफ से आती आवाज गाड़ी में सुनाई दे रही थी, रणविजय तुम काफी दिनों से वापस आए हो, क्या हमें कैचअप नहीं करना चाहिए। एक लड़के की डिप और कैजुअल आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी, जिसमें थोड़ी शरारत थी। वक्त नहीं है मेरे पास। रणविजय की टोन हमेशा की तरह सख्त और इंडिफरेंट थी। कशिश जो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, उसने अपना सर हल्का सा खिड़की की तरफ घुमा लिया। इस आदमी के पास वक्त कब होता है, तो तुम्हारे पास वक्त कब होगा? कुछ दिनों में। एग्जैक्टली कितने दिन? बिप बीप, फोन कट हो गया। वही शहर के दूसरी तरफ प्राइवेट क्लब के रूम में बैठे हुए कार्तिक महेश्वरी ने काफी लंबे टाइम तक अपने फोन की तरफ देखा और धीरे से बोला, सिट।
उसने अपना फोन अपने सामने रखे टेबल पर फेंका और उसके बगल में बैठे शांत आदमी को देखकर कंधे उचकाते हुए बोला, वह नहीं आ रहा है। वह आदमी जो दीवार के अगेंस्ट और सोफे के अगेंस्ट लिन था, उसकी पतली उंगलियों के बीच एक सिगरेट थी। वह हैंडसम था और उसकी आंखें भी बिल्कुल डिप थी और उसका अलग कोल्ड डेमोनोर उसे अनअप्रोचेबल बना रहा था। ठीक है, वह नहीं आ रहा है तो आज हम आदमी बिजी शब्द का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए करते हैं। भले ही उसके चेहरे पर कोल्ड स्माइल थी, मगर उसकी आंखों में एक वोमनेस और हंसी दिखाई दे रही थी। शौर्य सेठ एक लुकी और मिस्टीरियस इंसान जो एक छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता था, जो ऊपर से सिर्फ छोटी नजर आती थी, लेकिन अगर वह चाहे तो वह अपने इन्फ्लुएंस के मदद से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला सकता था। कार्तिक ने अपना फैमिली बिजनेस टेक ओवर किया था, जो मेनली होटल और एंटरटेनमेंट सेंटर का था, जो पूरे मुंबई शहर में काफी जाने माने बिजनेसमैन था। रणविजय को शामिल करते हुए वह तीनों ही बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थी, लेकिन उन दिनों का कैरेक्टर अलग था, मगर पता नहीं किस कारण से वह लोग अच्छे दोस्त थे। वही रणविजय के बिहेवियर से कशिश कुछ पल के लिए हैरान हो गई। गाड़ी में बहुत ही शांति थी और ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। कशिश जिससे सालों का पीआर एक्सपीरियंस था, उसे सबसे ज्यादा नफरत ऑकवर्ड साइलेंस से होती थी, मगर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रणविजय से क्या बोले। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कशिश ने अपना सर घुमाते हुए पूछा, क्या मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ? श्योर। कशिश ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया तो एक हल्का सा वोम और स्लो म्यूजिक गाड़ी में बजने लगा। वह एक फेमस पियानो पीस ऑटम विपर था, जिसे कशिश काफी अच्छे से जानती थी। कशिश ने पियानो म्यूजिक सुनकर पूछा, क्या तुम्हें पियानो म्यूजिक पसंद है? वायलिन भी इतना बुरा नहीं है। रणविजय की डिप आवाज इंडिफरेंट थी। क्या तुम्हें पियानो पसंद है? क्या तुम बजा सकती हो? बजा सकती हो। ये सुनकर एक कड़वी मुस्कुराहट कशिश की आंखों में दिखाई देने लगी। भले ही रणविजय का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, मगर फिर भी उसने कशिश के एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए। क्या बात है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे परसू करना चाहते हो? अगर तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी पता लगाने की कोशिश करो तो तुम्हें काफी कुछ पता लगा जाएगा, कशिश ने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। रात का वक्त था, इस वजह से पूरा मुंबई शहर लाइट से जगमगा रहा था। कलरफुल ग्लो उसके परफेक्ट प्रोफाइल पर पड़ रहा था, जो गाड़ी के मोशन के साथ आगे की तरफ जा रहा था। उसकी नाक शार्प थी, उसके आईब्रोज डिफाइन थे और उसके चेहरे पर एक प्राउड ऑफ नोबिलिटी वाला ऑरा था। गाड़ी में चुप्पी फैली हुई थी, मगर एक मेलोडी पियानो म्यूजिक गाड़ी में सुनाई दे रहा था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह काम कर रहा था। जैसे ही कशिश को लगा कि रणविजय कुछ नहीं बोलेगा और वह अपना सर खिड़की के बाहर घुमाने वाली थी, तभी उसे रणविजय की डिप आवाज सुनाई दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करूं? कशिश ने अपना सर घुमाकर हल्का हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह तुम्हारी बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी अगर मैं ऐसे कुछ किया तो, या फिर कहा जा सकता है कि एक दिन में सारी बातें खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, किसी और से जानकारी निकलवाने की बजाय। उसकी आवाज शांति थी, मगर उसमें एक जेंटलनेस नजर आ रही थी। यह सुनकर कशिश की ब्राइट आंखें चमकने लगी और उसने अपना सर खिड़की के बाहर घुमा दिया और उसकी क्लियर आंखों में एक अजीब सा तूफान नजर आ रहा था। उसने कहना शुरू किया, मेरी मॉम एक बहुत ही कैपेबल औरत थी और जब से मैं बच्ची थी उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी मुझे लेकर। वह मुझे सब कुछ सिखाती थी, जैसे पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, हर तरह की स्किल्स। मेरी फैमिली भी अमीर थी, ज्यादा नहीं मगर थी, मगर उसके बावजूद में भी मैंने 15 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया था। भले ही मैं बजा सकती हूँ, मगर मैंने 3 साल से भी कम वक्त के लिए पियानो सीखा है और मैं कोई बड़ी पियानो मास्टर नहीं हूँ। मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता था, लेकिन फिर। कशिश इतना कहते कहते रुक गई। उसने अपनी एक एल्बो खिड़की पर रखी और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ उसका दूसरा हाथ जो उसके पैरों पर रखा हुआ था, वह मुट्ठी में बंद हो गया और हल्का कांपने लगा। फिर मैं अब्रोड चली गई और सरवाइव करने के लिए मुझे पियानो और पियानो बजाने के शौक को साइड करना पड़ा। रणविजय चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और उसका चेहरा इंप्रेसिव था। छोटी छोटी नैनो लाइट्स जो बाहर चमक रही थी, वह उसकी डिप आंखों में दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा इम्पोजिंग लग रहा था। उसने कशिश की बातों में आने वाले हल्के से भी चेंज या फिर उसकी कांपती हुई आवाज को मिस नहीं किया था। अगर वह कुछ नहीं बात करना चाहती किसी चीज को लेकर, तो उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया तो शायद कशिश के इमोशन आज रात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अगर वह उसके सामने खुद को कमजोर दिखाना चाहे तो कोई बात नहीं, वह हर तरह से उसे सपोर्ट करेगा, मगर यह क्लियर सी बात है कि वह अभी ऐसा नहीं करना चाहती। अगर उसने ज्यादा जोर दिया तो शायद वह फिर से अपने आप को अपनी दुनिया में कैद कर लेगी और उसके सारे पुराने दुख और तकलीफें वापस आ जाएगी। कभी मेरे लिए पियानो बजाना।
ये सुनकर कशिश ने अपना हाथ पीछे खींच एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, शो क्या सुनना चाहोगे तुम? मिडसमर नाइट से ड्रीम का वेडिंग सॉन्ग। ये सुनते ही कशिश के एक्सप्रेशन हल्के से जम गए। जो मूड थोड़ी देर पहले भारी हुआ था, वह रणविजय की इस कैजुअल बात से तुरंत गायब हो गया। कार सिटी से होकर गुजरते हुए धीरे धीरे रेसिडेंशियल एरिया में इंटर हुई। रणविजय जो निशांत की गाड़ी को फॉलो कर रहा था, वह धीरे धीरे स्लो होने लगी। कुछ लोग जो कशिश के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर थे, वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। जब उन्होंने निशांत की गाड़ी को रुकते हुए देखा तो वह लोग इकट्ठा हो गया और उसकी तरफ भागे। वह रही गाड़ियों से बर्बाद कर दो। निशांत को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और एक तेज लोहे की रोड आकर गाड़ी के ट्रंक पर लगी और उसके साथ कई आवाजें भी। रणविजय ने सामने का नजारा देखकर तेजी से ब्रेक पर पैर रखे। वह अपनी आंखें छोटी करके सामने के तमाशे को देखने जा रहा था। उसका हैंडसम चेहरा शार्प और खतरनाक होता जा रहा था, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी और उसकी भौहें कोल्डली आपस में सिकुड़ी जा रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पास आसपास की हवा भी बर्फ बनती जा रही हो। वही कशिश हैरानी में अपने सामने के सीन को देखे जा रही थी। ठीक उसी वक्त रितिका ने जो दोपहर में उससे बातें कही थी, वह उसके दिमाग में गूंजने लगी और वह कुछ सेकंड के लिए कांप गई। ये पक्का कियारा के पागल फैंस होंगे। दूरी से ही उसने निशांत को देखा, जो ड्राइवर सीट से बाहर आया और बहुत ही एफर्टलेसली उसने कुछ लोगों को मारकर साइड कर दिया। वही सेम टाइम पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी परिसर से दौड़ते हुए बाहर आए उसकी मदद करने के लिए। जब वह भीड़ थोड़ी कंट्रोल में हुई और निशांत को मौका मिला तो उसने साइड में आकर कॉल किया और रणविजय का फोन तुरंत बजा। बोलो। रणविजय की आवाज में अथॉरिटी साफ नजर आ रही थी। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है। मैं हैंडल कर सकता हूँ, मगर इसमें वक्त लगेगा। मैं समझ गया। इस मामले की तह तक जाना और उन लोगों को छोड़ना मत, कुछ भी क्यों ना हो जाए। यस सर। फोन कट होने के बाद कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी नजरें अभी भी सामने के सीन पर टिकी हुई थी और वह इंतजार कर रही थी कि वह लोग यहाँ से जाए ताकि वह अपने घर जा पाए। मगर अचानक से खिड़की के बाहर की सीनरी बदलने लगी, जिसकी वजह से उसने मुड़कर हैरानी से रणविजय की तरफ देखा, जो चुपचाप गाड़ी पीछे वापस ले रहा था। रणविजय, मैं अभी तक बाहर नहीं निकली हूँ। तुम बाहर नहीं जा रही हो, मगर मैं घर आ गई हूँ। रणविजय ने उसके बाद गाड़ी मुड़ाई और एक्सीलरेटर पर पैर रखते हुए कॉम्प्लेक्स बाहर निकल गया। रणविजय, कशिश ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो? क्या तुम श्योर हो कि वह जो लोग थे वह तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे? और अगर जब तुम सो रही होगी तब कोई तुम्हारे घर में घुस आया तो? कशिश, ध्यान से सोचो। तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में लीक हो गई है। यहाँ पर ऐसे खतरे हो सकते हैं जिसके बारे में तुम अकेले हैंडल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या तुम अभी भी वहां रहना चाहती हो? मगर मेरे घर चलो। रणविजय ने बहुत ही सख्त आवाज में उसकी बात बीच में ही रोक दी। क्या? कशिश हैरान हो गई और उसे लगा कि उसने पक्का कुछ गलत समझा है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर कशिश ने ब्लिंक करते हुए कहा, दादी माँ के घर। लेकिन काफी लेट हो गया है, अगर हम वापस जाएंगे तो वह डर जाएगी। रणविजय कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो तो। लेकिन रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी धीरे धीरे शहर के ट्रैफिक से होते हुए नॉर्थ साइड में जाने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 24 खूबसूरत घर। अब तक आपने पढ़ा कि रणविजय कशिश को घर छोड़ने जाता है, जहां रास्ते में निशांत की गाड़ी पर हमला हो जाता है कशिश की गाड़ी समझकर। अब आगे रणविजय ने कशिश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी गाड़ी धीरे धीरे सिटी के ट्रैफिक से होते हुए नॉर्थ वाले एरिया में चल रही थी। वह लोग कुछ फ्लफी फूलों के रास्ते से होते हुए कुछ टर्न्स लेने के बाद एक मेंशन के सामने आकर रुके। एक बड़े से ब्लैक और गोल्डन कलर के आयरन गेट के पीछे खूबसूरत सा विला था, जो आसपास पहाड़ों और शांत पानी से घिरा हुआ था और रात के अंधेरे में कुछ अच्छे नजारे विला के पीछे से दिखाई दे रहे थे, जो उसे एक मिस्टीरियस मगर खूबसूरत ऑरा दे रहा था। रणविजय ने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया तो वह विला में पूरी रोशनी हो गई और गेट धीरे धीरे खुला। गाड़ी धीरे धीरे अंदर उन फूलों के बिस्तर और फाउंटेन से होते हुए विला के एंट्रेंस पर जाकर रुकी। यह मेरा घर है, तुम आज से यही रहोगी, रणविजय ने जेटली कहा और अपनी सीट बेल्ट खोलने के बाद बिना कुछ कहे कशिश की तरफ झुका। कशिश तुरंत सीट के पीछे की तरफ हो गई और उसकी आंखों में रणविजय को लेकर थोड़ा शक नजर आ रहा था। रणविजय की अचानक की क्लोजनेस, स्पेशली उसके यूनिक कोल्ड और डोमिनेटिंग ऑरा की वजह से कशिश नर्वस हो गई और उसने अपनी सांसें रोक ली और उसका चेहरा लाल हो गया।
रणविजय ने तुरंत उसका टेंस और अलर्ट बिहेवियर नोटिस कर लिया और उसकी भौहें हल्की सी आपस में सिकुड़ गई। उसकी नजरें धीरे से कशिश के चेस्ट पर गई और जल्दी ही उसने कोशिश की आंखों में देखा और फिर कशिश के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए वह आगे की तरफ झुका और भी नजदीक जाने लगा, उसकी हैरानी भरी नजरों में देखते हुए। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, वह दोनों इतने नजदीक थे कि एक दूसरे के सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। कशिश का दिल ऐसा लग रहा था जैसे इसी वक्त कूद कर बाहर आ जाएगा। वह उससे दूर करना चाहती थी मगर वह इतने नजदीक था उसके कि उसके हाथ उठाने की भी जगह नहीं बची थी। वह बस पीछे की तरफ झुक सकती थी मगर रणविजय उसके नजदीक आता जा रहा था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट उनकी नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। रणविजय की सेंट कशिश अपने आसपास महसूस कर सकती थी। कशिश अपने आप को फाइनली रोक नहीं पाए और उसने एक हाथ रणविजय के कंधे पर रखा। रणविजय, उसने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह एक भी शब्द निकाल पाती उससे पहले ही उसके लिप्स रणविजय के लिप्स से टकरा गए। वह कूल टेम्परामेंट, वह सॉफ्ट सेंसेशन। रणविजय की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई और यह छोटा सा कांटेक्ट कशिश को नर्वस कर रहा था। यह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया जिसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेटिंग रिग्रेट महसूस हुआ रणविजय को। वह हल्के से लाल और भीगे हुए लिप्स उसके आसपास, वह इंटॉक्सिक फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा टेम्पटिंग था। कशिश का हाथ जो उसके कंधे पर था वह मुट्ठी में बंद हो गया। What the hell? क्या यह इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि उसने पहले आगे कदम बढ़ाया था? रणविजय ने अपनी नजर नीचे की और उसकी सीट बेल्ट खोल दी। अगर मैं आज यहाँ तुम्हें लेकर नहीं आया था तो डेफिनेटली तुम्हारी इस किस का जवाब बहुत अच्छे से देता। कशिश स्पीचलेस हो गई। मगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ, इससे तुम ऑलरेडी काफी अनकंफर्टेबल हो और अगर मैं इस मौके का फायदा उठा लिया तो मैं एक जेंटलमैन नहीं रहूंगा, राइट? ये कहने के बाद रणविजय रुका और फिर हंसते हुए बोला, गैंगस्टर के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं। कशिश की टेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगी। रणविजय गाड़ी से बाहर आया और उसने उसके लिए दरवाजा खोला। वेलकम है तुम्हारा इस गैंगस्टर के अड्डे पर। मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है और अब इस गैंग की लेडी बॉस के तौर पर तुम्हारा वेलकम है। ये सब सुनकर कशिश शर्माते हुए गाड़ी से बाहर आई। उसने आसपास से देखा तो पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ वह विला काफी खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने लिप्स दबाया और हल्के से हंसते हुए बोली, ये लोकेशन सचमुच तुम्हारे घर को एक गैंगस्टर के अड्डे की तरह दिखा रही है। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर केयरफुल रहना, एक बार तुम अंदर चली गई तो वापस लौटने का रास्ता नहीं है। उसके बाद वह कशिश को मैनन हाउस के अंदर ले गया जहां कई सारे सर्वेंट रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट करने के लिए खड़े हुए। गेस्ट रूम तैयार करो, रणविजय ने ऑर्डर दिया। यस सर। सर्वेंट तुरंत ऑर्डर पूरा करने के लिए गए। काफी लेट हो गई है, तुम आज एक गेस्ट रूम में रुक जाओ, कल तुम पूरा घर देख लेना और जो पीछे की तरफ छोटे छोटे विलास है उनमें से किसी में भी तुम रह सकती हो। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती रणविजय, आज ही काफी है। ये सुनकर रणविजय मुड़ा और उसकी आवाज कोल्ड हो गई थी। मैं ये सारी कोशिशें इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो। तुम्हें घर से बाहर विला में रहने की परमिशन देना ही सबसे बड़ा कंसेशन है जो मैं कर सकता हूँ। तुम घर के पीछे रहोगी और मैं सामने की तरफ, हम सेम छत के नीचे नहीं रहेंगे। यह एक सिर्फ डिस्टेंस है। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं। कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसका वह मतलब नहीं था। तभी रणविजय उसके नजदीक आया और जेटली उसके कंधे से बालों को हटाते हुए उसकी तरफ इंटेंशनली देखते हुए बोला, ज्यादा एम्ब्रेस होने की जरूरत नहीं है। तुम इस पीरियड को इस घर को अच्छे से जानने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारा ही होने वाला है। ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा। उसके होठ हिल रहे थे मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी और उसकी आंखों में क्लियरली एक हेल्पलेस दिखाई दे रही थी। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इस तरह मत देखो। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश की तो मैं वह भी करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा जो एक गैंगस्टर करता है। ये सुनने के बाद कशिश बस उस गेस्ट रूम में जा सकती थी जो रणविजय ने उसके लिए अरेंज करवाया था। शावर लेने के बाद उसने उस अजनबी रूम को देखा और एक राहत की सांस ली और वह पहले से ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी। वह हमेशा से ही एक इंडिपेंडेंस टाइप रही थी मगर रणविजय के साथ होने से उसे सरप्राइजिंगली बहुत ही सिक्योर फीलिंग आती थी। लेकिन जब उसने थोड़ी देर पहले के अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने का नजारा याद किया और उन लोगों के पागलपन वाली हरकतें, तो उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई बस उसके बारे में सोचकर ही। अगर रणविजय ने उसे आज रात घर छोड़ने के लिए इंसिस्ट नहीं किया होता और निशांत को उसकी गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद वह एक बहुत ही डरावनी एक्सीडेंट में फंस चुकी होती और शायद उसकी गाड़ी के साथ साथ उसकी जान भी जा चुकी होती। थैंक्स गुडनेस की रणविजय ने वह आइडिया दिया था। एक गहरी सांस लेते हुए फाइनली वह जाकर कंफर्टेबल बेड पर लेट गई और आज दिन में इतना सब कुछ हुआ था कि उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी जिसकी वजह से उसे तुरंत नींद आ गई।
वही दूसरी साइड स्टडी रूम में रणविजय अपनी बड़ी से चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी डिप आंखें डाक थी। प्रेशर बनाए रखो और उन्हें इस हद तक परेशान करो कि उनकी जान निकल जाए। अगर उन्होंने एक लड़की पर ऐसा हमला करने की हिम्मत की है तो देखते हैं कि वह कितने टफ हो सकते हैं। उसकी आवाज खतरनाक थी, जिसमें एक शांत मगर एरोगेंट गुस्सा नजर आ रहा था और निशांत फोन की दूसरी तरफ वह आवाज सुनकर नर्वस था, मगर फिर भी उसने जल्दी से रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, यस सर। अगली सुबह चिड़ियों की चाचाहट की आवाज सुनकर जेटली कशिश अपने नींद से बाहर आई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने पर एक अनजान रूम देखकर वह कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गई, मगर जल्दी से उसने खुद को एडजस्ट कर लिया। बेड से बाहर आने के बाद जब उसने खिड़की के कर्टन्स खोले तो वह अपने आप को बाहर का नजारा देखकर हैरान होने से रोक नहीं पाई। रात को आने की वजह से वह क्लियरली आसपास का एरिया देख नहीं पाई थी। अब उसने मिलों में फैले हुए उस प्लेन और निटली अरेंज योर ग्रीन गार्डन को देखा, जिसके बीच में कुछ व्हाइट सीमेंट के रास्ते थे और आसपास में हल्के जंगल के साथ आर्टिफिशियल रिवर जो पूरे स्टेट को घेर हुई थी। पूरे स्टेट की खूबसूरती तारीफों के परे थी, जिसकी वजह से वह उस आर्किटेक्ट की समझदारी और उसकी क्रिएटिविटी को एडमायर कर रही थी जिसने इसे बनाया था, मगर जो उसने देखा था वह बस उस स्टेट का सामने वाला छोटा सा हिस्सा था। कितना अमीर हो सकता है वह इंसान जिसने अपने घर को एक कैसल में बदल दिया हो। वह अपने आप को ये जगह एक्सप्लोर करने से रोक नहीं पा रही थी। वह जल्दी से बाथरूम में गई और फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर निकली। नीचे लिविंग रूम में पूरी तरह शांति थी और हाउसकीपर चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे और अपनी एक्सपर्ट मूव के साथ एक आवाज भी नहीं निकाल रहे थे। कशिश को नीचे आता हुआ देखकर उन सब ने अपना अपना काम रोक दिया और रिस्पेक्टफुली उसे देखकर हाँ में सर हिलाया और एक मिडिल एज औरत शांत एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आते हुए बोली, मिस कशिश आप उठ गई। कशिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और उसकी आवाज थोड़ी हार्श थी, गुड मॉर्निंग। एक हैरानी मरिया की आंखों में दिखाई दी और उसके टेंस एक्सप्रेशन थोड़े रिलैक्स हो गए। प्लीज आप नाश्ता कर लीजिए, मारिया ने रिस्पेक्टफुली कहा और लिविंग रूम साफ करते हुए सारे सर्वेंट चुपचाप वहां से चले गए। पता नहीं क्यों मगर कशिश को कुछ अलग लग रहा था। अमीर परिवारों में कुछ हाउसकीपर होना नॉर्मल सी बात थी, मगर वह लोग यूजुअली इस तरह कुछ नहीं करते थे और ना ही इस तरह पीछे हटते थे। क्या रणविजय सचमुच इतना इंटिमिडेटिंग है? मारिया उसे डाइनिंग रूम में ले गई जहां नाश्ता ऑलरेडी टेबल पर रखा हुआ था। रणविजय कहाँ है? क्या उन्हें उसके लिए भी नाश्ता तैयार नहीं करना चाहिए था? सर ऑलरेडी काम के लिए चले जा चुके हैं और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जब आप एक बार नाश्ता कर ले तो हम लोग आपको स्टेट घूमने ले जाए। कशिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और अपने सामने रखे हुए एग्जीक्यूटिव नाश्ते को देखते हुए बैठ गई। ब्रेकफास्ट के बाद मारिया उसे विला के बाहर ले गई। वह फ्रेश घास की अच्छी खुशबू और वह स्प्रिंग और की जो हल्की हल्की नमी हवा में खुली हुई थी वह कशिश को रिफ्रेश फील कर रही थी और वह सीक्रेटली रणविजय के टेस्ट को एडमायर कर रही थी जो उसने अपने कंफर्ट के हिसाब से मुंबई जैसे शहर में इतना खूबसूरत स्टेट बनवाया था। यहाँ पर एक कदम रखना भी बेडरूम से ज्यादा इंप्रेसिव था, जहाँ कशिश अपना मूवमेंट एंजॉय कर रही थी। वही कियारा के लिए चीज कुछ खास ठीक नहीं थी। जहां कशिश सब कुछ ठीक चल रहा था और वही कियारा के साथ कुछ ठीक नहीं था और पूरी रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वह काफी गुस्से में थी। कल रात का इंसिडेंट की उसके फैंस कशिश के अपार्टमेंट पर गए और कशिश की गाड़ी पर हमला किया अब सबके सामने आ गया था। उसने सोचा था कि भले ही इंसिडेंट बहुत बड़ा बन जाए मगर फिर भी पीआर इंटरवेंशन और सक्सेना परिवार की जो रेपुटेशन थी मुंबई शहर में उसके हिसाब से यह आसानी से पैसों से सॉल्व हो जाएगा। मगर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक चली जाएगी। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने इस कहानी को कितनी भी दबाने की कोशिश क्यों ना की, वह जंगल में लगी आग की तरफ फैले जा रही थी। ऐसा लगा रहा था जैसे कोई जानबूझकर उनके खिलाफ खड़ा है। जब भी उनकी पीआर टीम इस न्यूज को दबाने के लिए पैसे देती, कोई फिर से पैसे देकर हेडलाइंस को ऊपर पहुंचा देता था। जितनी बार वह जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं इन सबको दबाने की, उतनी ही तेजी से यह ऊपर आ जाता और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता था। अल्टीमेटली कियारा के पागल फैंस ने एक इंसान को असॉल्ट करने की कोशिश की। ये टॉपिक और भी ज्यादा उछलता जा रहा था। अब कोर्स कियारा के कुछ फैंस भी आगे आए और वह किसी भी कीमत पर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ज्यादातर लोगों को पता है कि कल दोपहर में न्यू वर्ल्ड प्लाजा में किया हुआ था। एक पागल लड़की ने पूरे दिन के उजाले में कियारा की फरारी को तोड़ दिया। उसे क्या लगता है वह कौन है? उसे इस हद तक टॉर्चर करना भी काफी नहीं है। हमारी कियारा बहुत ही काइंड और इनोसेंट है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आएगा और उसे परेशान करेगा। क्या उनकी नजरों में हम कोई मायने नहीं रखते? वह घटिया लड़की बस जेलस है क्योंकि हमारे कियारा ने मल्होत्रा ग्रुप में उसे रिप्लेस कर दिया है और उसे मल्होत्रा ग्रुप से निकाल दिया गया है। क्या यह ऑब्वियस सी बात नहीं है कि वह बदला लेने की कोशिश कर रही है? क्या किसी को नहीं पता कि 2 गाड़ियां जो उसने कल तोड़ी थी उनमें से एक मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ की थी?
हे भगवान, उसके अंदर टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है और वो इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए है। न सिर्फ उसने गाड़ियां तोड़ी बल्कि अब लोगों को हर्ट भी कर रही है। क्या मतलब है कि सब लोगों को न्यू वर्ल्ड प्लाजा में क्या हुआ इस बारे में पता है। तुम्हें बस इस बात की परवाह है कि तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस की गाड़ी तोड़ दी गई। क्या कभी तुमने सोचा कि क्यों उसकी ही गाड़ी को तोड़ा गया। मैं कल वहां थी। कियारा अपनी फरारी में रोड पर नहीं चला रही थी, मगर उसने रेकलेसली गाड़ी चलाई और ऑलमोस्ट वह किसी को अपनी गाड़ी से कुचलने वाली थी। क्या वह लोगों की जान खतरे में डालकर अटेंशन लेने की कोशिश कर रही थी, बस अपनी $8 मिलियन की लग्जरियस गाड़ी को शो ऑफ करने के लिए। अगर उसने इस तरह का शो ऑफ मेरी फैमिली की जान को खतरे में डालकर किया होता तो मैं सिर्फ उसकी गाड़ी ही नहीं तोड़ती, उसका चेहरा भी तोड़ देती। इस हद तक उसकी माँ भी खुद उसे नहीं पहचान पाती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑनलाइन कशिश की साइड ले रहे थे। न्यू वर्ल्ड प्लाजा में जो इंसिडेंट हुआ था, वह जो दोपहर में दबा दिया गया था, वह फिर से ऊपर आ चुका था। अगर हर एक वीडियो में कशिश के ऊपर बिल्कुल भी इल्जाम नहीं लग रहे थे। कशिश का नाम जहां भी आता वह सब चीजों को बैन कर दिया जाता, यहां तक कि यूजर्स को भी कशिश का नाम लेने की इजाजत नहीं थी। चाहे वह कितनी भी बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर इल्जाम लगा सकते थे। कोई भी समझदार इंसान देख सकता था कि कशिश को कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उसे प्रोटेक्ट करने वाला इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैट 25 दो बड़े एंडोर्समेंट कैंसिल। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश की घड़ी पर हमला होने से रणविजय कशिश को अपने घर ले आता है और ऑनलाइन उसने कियारा के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब आगे सारे ऑनलाइन मेजर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को बैन किया जा रहा था। कोई भी समझदार इंसान देख सकता था कि कशिश को कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है और जो इंसान कशिश को प्रोटेक्ट कर रहा है वह उन्हें छुपे हुए शब्दों में वार्निंग दे रहा है कि वह लोग कशिश को नुकसान ना पहुंचाए। कई सारे एंटरटेनमेंट ब्लॉगर्स जिनका बहुत बड़ा फैन बेस था, क्लियरली वह छुपी हुई बातों का मतलब समझ गए और अपने आप बिना किसी फोर्स के उन्होंने कशिश के बिहाफ पर आर्टिकल्स पोस्ट करना शुरू कर दिए। उन बड़े बड़े ब्लॉगर्स में से कुछ की ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए ऑनलाइन डिबेट जल्दी ही और क्लियरली दिखा रहा था कि विनर कौन और लूजर कौन। मगर कियारा के फैंस इन सब से डरने वाले नहीं थे। वह सारे के सारे पूरी रात पल्स एंटरटेनमेंट के सामने इकट्ठा थे और अपने फोन के साथ और सामने से भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को डिफेंड कर रहे थे। कियारा इस वक्त आप अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और बहुत ही चिंता में नजर आ रही थी। उसके इतने सारे फैंस को नीचे इकट्ठा देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली था कौन वह कमांडिंग आदमी उस गाड़ी में? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में वह अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। जब से दोपहर में वह न्यू वर्ल्ड प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे गाड़ी में बैठे हुए आदमी की एक कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी है और पूरे रात जो इवेंट हुए थे उसके बाद से वह उसका पावरफुल ऑरा और उसकी ताकत को इंटरनेट के जरिए ही फील कर सकती थी। वह किस तरह का आदमी है जिससे कशिश कांटेक्ट में आ गई है। इस मूवमेंट पर कोमल कियारा की जो 2 सालों से असिस्टेंट थी, उसने तुरंत ऑफिस में आते हुए कहा कियारा प्रॉब्लम हो गई है। कियारा ने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा था मैं ये देख सकती हूँ। तो कोमल ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहा नहीं, वह प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम पुलिस है। वह लोग उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कियारा का चेहरा ये सुनकर डार्क हो गया और उसने अपने फोन पर पकड़ मजबूत कर दी और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। मतलब क्या है तुम्हारा कि वह लोगों ने छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या हमने पहले ही पुलिस से कोऑर्डिनेटर नहीं कर लिया था? सब कुछ तो पास्ट में स्मूथली हो जाता था, इस बार क्यों मुश्किल हो रही है? लेकिन कोमल हिचकिचा रही थी मगर आंसर क्लियर था। इस बार उनके सामने जो अपोनेंट था वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कियारा की आंखें कोल्ड हो गई और उसके दिल में गुस्सा और जलन भरने लगी। कौन है वह इंसान जिससे कशिश मिली है? कौन था वह आदमी जो दोपहर में वहां मॉल आया था और किस तरह का बैकग्राउंड उसका है जो उसके पास इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है? इस कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, चाहे वह पैसे हो या एफर्ट। अच्छा रिश्ता बनाने के लिए कई सारी पार्टीज से उसकी दादी माँ और उसके डैड पर्सनली कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट से डील करते थे, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए हुए। वह नेटवर्क रिलेशनशिप उन्होंने 10 सालों से भी ज्यादा की मेहनत के बाद बनाया था। अचानक से वह इतना कमजोर कैसे हो गया? कियारा गुस्से के मारे कांप रही थी। उसने पूछा कौन था उस रात जो कशिश की गाड़ी ड्राइव कर रहा था? तुमने कहा था कि कोई और आदमी ड्राइव कर रहा था और वह आदमी इस वक्त कहाँ है? कोमल ने नामे सर हिलाते हुए कहा मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन में लोगों से पूछा मगर उन सबका कहना है कि वह लोग नहीं जान सकते और पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है और मैं कितने भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर लूं सब कुछ बेकार ही जा रहा है। कियारा हम क्या करेंगे? हम उन फैंस को ज्यादा वक्त के लिए जेल में नहीं रहने दे सकते वरना चीजें और भी बुरी हो जाएगी।
पहले पहले उन्होंने सोचा था कि उन प्रॉब्लम खड़ी करने वाले फैंस को वह लोग पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी फैंस के बीच में बढ़ जाएगी और वह लोग कियारा के लिए और भी ज्यादा लॉयल हो जाएंगे, मगर चीजों ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया था। कियारा ने दांत पीस लिए क्योंकि इस सब को प्राइवेटली सॉल्व करने का उनका प्लान बर्बाद हो गया था। उसने दोबारा इंटरनेट चेक किया मगर उसके फैंस जो उसकी साइट पर थे वह ऑलरेडी नो क्वालिटी के लेवल के साथ चुप हो गए थे। फैंस के इतने सारे कमेंट अब धीरे धीरे उसके खिलाफ जाने लगे थे। ये देखकर कियारा समझ गई कि वह लोग और डेस्परेट हो गए हैं। अपने खिलाफ बढ़ते हुए नंबर को देखकर और गुस्से में आकर उन्होंने झगड़ा करना और बहुत ही बुरी लैंग्वेज में कमेंट करना भी शुरू कर दिया था। आखिर में हेडलाइंस जैसे कि कियारा के फैंस बहुत खतरनाक है, कियारा के फैंस पंगा ना लो वरना जान ले लेंगे, कियारा के फैंस उसी की तरह है, ये सारे ट्रेनिंग टॉपिक इंटरनेट पर डोमिनेट करने लगे। भले ही कियारा के फैंस के बारे में यह बात हो रही थी मगर सबसे आई कैचिंग पार्ट अभी भी कियारा ही थी। कियारा जिसने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था वह कुछ सेकंड के लिए कांप गई और उसने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए हेडलाइन पर क्लिक किया। कियारा के फैंस बहुत ही बुरे हैं। जैसा कि उम्मीद था उसमें कई सारी पोस्ट की पिक्चर्स इंक्लूड थी, ट्विटर के स्क्रीनशॉट जहां उसके फैंस कमेंट कर रहे थे मगर लोकल लैंग्वेज की वजह उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था जिसकी वजह से यह बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो गया था और यह इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग था कि यह बात इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंच गई थी। कियारा और बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। उसे 2 सालों की मेहनत के बाद 2 एंडोर्समेंट ब्रांड मिले थे इंटरनेशनल लेवल पर। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो उसे डर था कि वह उन दोनों को खो देंगी। जैसे ही वह इस बारे में सोच रही थी उसका एजेंट सुमित बहुत ही सख्त चेहरे के साथ अंदर आया, उसके पास आया और खिड़की से बाहर इकट्ठा फैंस को देखते हुए उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे फैंस की बदौलत वह जो 2 फॉरेन एडवर्टाइजमेंट तुम्हें मिले थे वह लोग अब किसी भी कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं और उनके पास कारण और मौका भी है। ये सुनते ही कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में उसका पहला कदम बर्बाद हो गया था। जैसे ही उसने इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करने की कोशिश की, बोलो उन्हें कि यहाँ से निकल जाए, ये फैंस उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या वह लोग यहाँ उसे सपोर्ट करने आए हैं या फिर उसका करियर बर्बाद करन, ये सारे के सारे बेवकूफ और नालायक है। कियारा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने दांत पिसे और सोफे पर बैठ गई और किसी तरह अपने आप को शांत होने के लिए फोर्स किया। पहले उन लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। ये सुनकर कोमल और सुमित ने एक दूसरे की तरफ को देखा और जल्दी से ऑफिस से निकल गए। पूरी रात के एफर्ट के बाद पुलिस स्टेशन में बंद उन लोगों को रिलीज नहीं करवा कर रहे थे, यहाँ तक कि नीलेश सक्सेना के बीच में आने पर भी कुछ नहीं बदला। वही जो लोगों पुलिस स्टेशन में बंद थे उन्होंने सोचा था कि उन्हें कुछ घंटे में ही बेल पर बाहर निकलवा लिया जाएगा, मगर उन्हें पूरी रात वहां बंद किया गया था और पुलिस अलग से उन्हें टॉर्चर कर रही थी जिसकी वजह से अब वह लोग को पैनिक करना शुरू कर चुके थे। उनमें से कुछ यंग कॉलेज स्टूडेंट भी थे जिन्होंने पहले भी कियारा की कुछ प्रॉब्लम से निपटने में मदद की थी और जब उन्होंने उसकी मदद की तो बदले में कियारा ने भी उनकी मदद की थी कई सारी प्रॉब्लम से निकलने में और उनके सबूत मिटाने में। इसलिए जब उन्हें पता चला कियारा की असिस्टेंट से कि उसे उनकी फिर मदद की जरूरत है और उनकी एक्ट्रेस को परेशान किया जा रहा है तो वह लोग उसकी मदद करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। अगर यह वीकेंड नहीं होता तो वह लोग अभी क्लासेस में होते। अगर उन्होंने बिना किसी कारण के कॉलेज मिस किया और कॉलेज को उनकी इन हरकतों के बारे में और पुलिस रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वह बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे थे लेकिन आखिर में उन्हें बस कुछ लॉयर्स दिखाई दिए जो महंगे सूट पहने हुए अंदर आए। उनके ऊपर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करने, किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने, जानबूझकर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से निकालना और पब्लिक में फाइट करके मासूम लोगों की जान को खतरे में डालने के चार्ज लगाए गए थे। सिर्फ उनमें से 1-2 ऐसे ही इल्जाम थे जो उन्हें अकेले 10 साल की सजा दिलाने के लिए काफी थे। इतने सारे इल्जामों को सुनकर तो लग रहा था जैसे उन्हें उम्र कैद होने वाली है। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। ऐसे चार्जर्स सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, मगर एक जेंटलमैन जैसे दिखने वाले लॉयर ने बहुत ही शांति से अपना चश्मा ठीक किया और इंडिफरेंटली बोले, अपना एक्सप्लेन कोर्ट के लिए बचा कर रखो। हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिस्पांस में बस लॉयर्स वहां से मुड़कर जाते हुए दिखाई दिए। वही पल्स एंटरटेनमेंट के सामने सारे रिपोर्टर्स और काफी सारे लोग इकट्ठा थे। जो स्टूडेंट पुलिस स्टेशन में बंद थे उनके पेरेंट्स ने वहां तमाशा क्रिएट किया हुआ था और वह कियारा को बाहर आकर एक्सप्लेन करने के लिए डिमांड कर रहे थे। उन सबके पास चैट रिकॉर्ड थे कि उनके बच्चे को फंसाकर इस काम में उलझाया गया है, जैसे उन्होंने ये सब कुछ पहले से ही अरेंज किया हो।
वह सारे कियारा के फैन ग्रुप के ऑफिशियल मेंबर्स थे और एक फैन ग्रुप के मेंबर ने ही उन्हें ढूंढा और कशिश का घर का एड्रेस कर मॉडल और लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था और वह इंसान ग्रुप की एडमिन कियारा की असिस्टेंट कोमल थी। ऑफिस के अंदर नीलेश सक्सेना, सुधा, कियारा सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही खराब थे और माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस था। कोमल चीजें इस पॉइंट तक पहुंच गई है, कंपनी को एक स्टेटमेंट जरूर देना होगा, नीलेश ने सीरियसली कहा। कोमल जो फ्रंट डेस्क के सामने खड़ी थी उसने सार्कास्टिकली कहा, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इन सारी चीजों का इल्जाम आप मेरे ऊपर लगाएंगे, है ना? तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि हम तुम्हें इल्जाम लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तुमने ये खुद ही किया है। तुम कियारा की असिस्टेंट 2 सालों से थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि केयरफुल और संभल कर काम कैसे किया जाता है? तुमने फैंस को इकट्ठा किया, वह भी अपने अकाउंट से, तुम सोच क्या रही थी? सुधा ने बहुत ही शार्प टोन में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और वह कोमल के एटीट्यूड से बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। आप लोगों को लगता है कि वह फैंस बेवकूफ है? अगर मैं उनसे बात करने के लिए फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया होता तो कौन भरोसा करता? किसने कहा था कि तुमको लोग कशिश के पीछे जाओ? सुधा और भी कुछ कहना चाहती थी मगर नीलेश सक्सेना ने उसे बीच में ही रोक दिया। इनफ, इतना कहकर वह रुका और फिर उसने कोमल की तरफ देखते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कोमल मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो मगर तुम सचमुच इस बार बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो इन सब चीजों की और इस बात को यही छोड़ देते हैं। ये सुनकर कोमल फिर सार्कास्टिकली हंसी। उसने 2 साल ईमानदारी से इनके लिए गलत सही सब काम किया और वह उसके बदले में यह नतीजा भुगत रही है। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? वह एक मिडिल क्लास फैमिली की छोटी सी लड़की थी, वह इन बड़े लोगों से फाइट कैसे कर सकती थी? ऐसा नहीं था कि उसे लग रहा था जैसे उसके साथ गलत हो रहा हो, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था अपनी मर्जी से और सारे नतीजे सोच समझकर कियारा की मदद की थी। आखिर में कोमल ने सारी बात खुद पर ले ली, यह कहते हुए कि उसने ये सारा काम खुद किया है और कियारा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मगर उसने ये भी कहा कि वह बस कियारा की मदद करना चाहती थी और उसने फैंस को कुछ भी बड़ा करने के लिए कभी इनकरेज नहीं किया था। वह लोग कशिश को हमला करने गए, वह उनका मामला था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोमल ने इल्जाम लेते हुए भी पूरी कोशिश की थी अपने आप को डिफेंड करने की। वही कियारा चुप रही, सबकी नजरों में इनोसेंट प्रिंसेस बनी रही। बाद में पल्स एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट इशू किया, ये कहते हुए कि सारे फैंस शांत हो जाए और यह खबर भी दे दी कि इंटरनेशनल 2 एंडोर्समेंट इन सब की वजह से कैंसिल हो गए हैं। कियारा ने अपने फैंस के एक्शंस के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही शांत और रिलैक्स नजर आ रही थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने यहाँ तक अपने फैंस को उनके सपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए थैंक यू भी कहा और उन्हें शांत होने के लिए और फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत न करने के लिए कहा। मगर उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गहरी थकावट और उदासी नजर आ रही थी और उसने तुरंत लोगों की सिंपैथी गेन कर ली। फैंस ने बुरे कमेंट करना बंद किया और कंट्रोवर्सी जो इंटरनेट पर थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। सारी ऑनलाइन भीड़ धीरे धीरे शांत पड़ गई और कियारा सबसे बड़ी हिट बन गई थी। इस वक्त की भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की सिचुएशन को संभालने की और वह संभाल भी चुकी थी, मगर जो 2 बड़े एंडोर्समेंट के डील उसने खोए थे वह कभी वापस नहीं लाया जा सकते थे। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पुलिस स्टेशन में था, जहां वह मिस्ट्रीज आदमी किसी भी कीमत पर उन लोगों को कीमत चुकाने पर मजबूर करने के लिए डिटरमिनेंट था। वही उनके पेरेंट्स और तमाशा क्रिएट कर रहे थे, इसलिए कंपनी के पास टेम्परेरी उन्हें शांत करने के लिए लॉयर्स अरेंज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।